नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास में कांग्रेस का त्रिपुरी संकट जो था 1939 में हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था उसी में, तो वहाँ से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे, निर्विरोध अध्यक्ष बने थे। ठीक है, हरिपुरा में, गुजरात में। और ईयर कौन सा रहा? 1938। ठीक है, वर्ष 1939 में के त्रिपुरी जबलपुर अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। मतलब पहली बार हरिपुरा में 1938 में बने थे, फिर सेकेंड टाइम जो त्रिपुरी 1939 में हुआ था अधिवेशन, जबलपुर के पास था। तो यहाँ पे गांधी जी के समर्थन से पट्टाभी सीतारमैया ने अध्यक्ष के लिए खड़े हुए थे और दूसरे सुभाष चंद्र बोस थे, तो सुभाष चंद्र बोस उन्हें पराजित कर अध्यक्ष बने। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष बने। ठीक है, मतलब ना तो पट्टाभी सीतारमैया बने और जवाहरलाल नेहरू, वो सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था, तो अब कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। तो त्रिपुरी का बाद में फिर फाइनल बना कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, 1939 में की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन और जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाही। उनका विश्वास आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। ठीक है, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, ये कांग्रेस के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो कौन हुए थे? निर्वाचित तो सुभाष चंद्र बोस हुए थे, बाकी फिर अध्यक्षता बाद में किसने की त्यागपत्र देने के बाद? राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। तो गुजरात में था। और त्रिपुरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ पर है? तो ये जबलपुर के पास है, मध्य प्रदेश। सी आंसर हो जाएगा। और पट्टाभी सीतारमैया को 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे पहली बार। फिर उसके बाद दूसरी बार, पहली बार तो हरिपुरा में, दूसरी बार त्रिपुरी में चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो त्रिपुरी 1939 में था। इसे त्रिपुरी संकट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने? तो पट्टाभी सीतारमैया को हराकर बने थे। तो ई हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में पराजित किया था। बी। ठीक है, नेक्स्ट है, खुद सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे इसके बाद। सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो कार्यकारिणी समिति का गठन पर था झगड़ा, और इसी कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया गांधी जी से मतभेद के कारण। ठीक है, इसमें क्या था? कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाए, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार
कर सुभाष से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचारों के लोग हैं, परंतु वे अपनी कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर रहे थे। वस्तुतः वे चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी करें, परंतु संघर्ष की राजनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करें, किंतु गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे और ये आयरलैंड की इस नीति से प्रभावित थे। ठीक है, नेक्स्ट है देशी रियासतें। तो बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। किसका? बटलर समिति। ये देशी रियासतों से संबंधित है। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासत के बीच संबंधों की जांच करना और ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय निदेशकों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेज़ली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? दिसंबर 1927 में। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, GR अभ्यंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश भारत और रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को कब चुना गया था अध्यक्ष? ये 1939 में जो भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय जो हुआ था वो वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे। ठीक है, वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदा समस्या खड़ी कर दी थी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को तत्कालीन जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त कराया और भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ किया। एक्चुअली हुआ ये था कि जम्मू कश्मीर में जो महाराजा हरि सिंह थे वो साइन करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें ये था कि स्वतंत्र रहें, और जम्मू कश्मीर की स्थिति ये थी कि मुस्लिम संख्या ज़्यादा थी और जो राजा थे वो हिंदू थे। उसके बाद जब पाकिस्तान ने कबायलियों को लेकर और आतंकी हमले करवाए और यहाँ पे कश्मीर पे अधिकार करने लगे, तब फिर राजा हरि सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। इसलिए उन्होंने फिर जो मेनन थे, सचिव थे, उनसे बात हुई। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें बोला कि आप पहले इस पर साइन करिए, तब हम अपनी सेनाएं भेजेंगे देश की। तो फिर उसके बाद राजा हरि सिंह ने साइन किया विलय पत्र पर, और उसके बाद शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया और फिर पाकिस्तान के कबायली आक्रांता को भगाना आरंभ हुआ। 27 अक्टूबर 1947 को यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ। तो ये हैदराबाद रियासत में तो बात ये थी कि जो वहाँ का राजा था वो तैयार नहीं था और जनता तैयार थी कि हाँ हमें भारत का पार्ट बनना है। तो इस प्रकार मतभेद था। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है, इस समझौते में हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लायक अली और डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 1927 में, अच्छा जूनागढ़ का ये था कि जूनागढ़ का जो महाराजा था वो ही भाग गया था मेन बाद में। पहले उसे ये था कि मैं पाकिस्तान से मिल जाऊँ, और जो वहाँ की जनता थी वो जनमत संग्रह हुआ तो उसने ये बोला कि हमें इंडिया के साथ रहना है। उसके बाद ये रहा कि जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं मिला, उग्र हो गए सब लोग,
तो फिर वो पाकिस्तान भाग गया। 1947 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था क्या था? भारत सरकार और देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो डी आंसर हो जाएगा। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट की कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी, अर्थात शेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो ये 1927 में हुआ था। सी हो जाएगा। 39 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, और इसमें क्या था? इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था और बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, जी.आर. अभ्यंकर इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ? तो ये 1947 में 15 अगस्त 1947 तक मैक्सिमम हो गए थे, केवल 3 बचे थे, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। ठीक है, भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर रवि रजवाड़े भारत में शामिल हो गए। वर्ष 1948 के अंत तक इन सभी रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्या खड़ी कर दी थी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया। ये बीपी मेनन थे जिन्होंने मेन भूमिका निभाई थी इसके अलावा। ठीक है, राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में पटेल रियासती विभाग के कार्यवाहक थे। उन्होंने भारतीय रियासतों की देशभक्ति को ललकारा और उनसे अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ में अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ बनाकर सम्मिलित हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट राज्यों का विलीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, डी हो जाएगा आंसर। अन्य रजवाड़ों में भारत के विलय के बाद किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना तो कब बना? ये 26 अक्टूबर 1948। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसमें। अच्छा, 1947 क्यों आएगा यार? अच्छा, 47 में ही हुआ था ये, 47 नहीं 48 में तो हैदराबाद का था। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त कराया और 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ किया। नेक्स्ट है भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो पंजाब ने। ठीक है, भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य में एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला, पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? तो हैदराबाद था। ठीक है, यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत और डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लायक अली और डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए। अब मैं जो मैंने थंबनेल बनाया गया द्वितीय विश्व युद्ध, ये तो छोटे छोटे टॉपिक थे। अब मैंने सेकेंड वर्ल्ड वार आ जाते हैं, हालांकि ये भी छोटा है उतना, ये सब जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें आएगा थोड़ा बहुत। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व, एक्चुअली इसमें से जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें वर्ल्ड वॉर से थोड़ा कम आता है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर क्या विश्व इतिहास से थोड़ा सा कम आता है और वही आता है जो इंडिया से थोड़ा सा रिलेटेड हो। ठीक है, वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने युद्ध के समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनथ को, उस टाइम कौन वायसराय था? लॉर्ड लिनथ को थे। ठीक है,
भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की और यह भी मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले और नाजीवाद और फाजीवाद की वत्सरना की गई, लेकिन यह भी घोषित किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रखरता लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा है। लॉर्ड लिंथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। ठीक है, भारतीय विधानमंडलों को सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, जो कि 1945 में समाप्त हुआ। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? चर्चिल थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1940 से 1945 तक था। आप लोगों को अगर देखना है तो संसद पे जो सीरीज चलती है प्रधानमंत्री, और भी अभी एक और हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, तो वो आप देख सकते हैं, बड़ी अच्छे, उसमें से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। ठीक है, ये थी नीति। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंथगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल किया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की तथा यह भी मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। नेक्स्ट है कथन कारण। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था? तो नहीं, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। तो ये उन्होंने बोला था कि हमें पूर्ण स्वराज दो, तब हम उसके क्या नाम साथ देंगे, लेकिन ना तो उन्होंने वादा किया ना कुछ किया, और इसके अलावा बिना सहमति के भारत को युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। ठीक है, जर्मनी के विरुद्ध। ठीक है, तो SOR दोनों आ सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले और नाजीवाद फाजीवाद की वत्सरना की गई, लेकिन यह भी घोषित किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकटता लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद से स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। इस प्रकार कथनों कारण दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, कथन है, और वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। बिल्कुल दे दिया। कारण कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो हाँ, बिल्कुल ए है, व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है, अच्छा, लॉर्ड लिंथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया और 28 माह के पश्चात इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से में त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि क्या था, युद्धग्रस्त घोषित कर दिया इन लोगों ने। कांग्रेस अन्य प्रांतों ने प्रांतों में बहुत अधिक, तो कोई भी सही नहीं है इसमें से। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 45 में समाप्त हुआ, जब जापान ने अमेरिका पर नहीं, अमेरिका ने जापान पर जो परमाणु बम गिराया उसके बाद। 6, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल। सी हो जाएगा इसका आंसर। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान जो हुआ था उसमें प्रधानमंत्री था। उनका कार्यकाल 40 से 45। अब यहाँ पे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, यहाँ पे अब फिर से इंडिया में क्या एक नई चीज़ उठ रही थी। अब एक तो हम लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ ही रहे थे, साथ में पाकिस्तान की मांग का एक लाहौर अधिवेशन में मैन वो हो गया। ठीक है, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। तो हालांकि हो रहा था, लेकिन इतना उसमें नहीं था
ठीक है, कि 1930 के मुस्लिम लीग के जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था उसमें इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में प्रथम बार बोला गया कि एक पृथक देश होना चाहिए, ठीक है, मुस्लिमों के लिए। जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे चौधरी रहमत अली, छात्र थे नहीं, छात्र था क्योंकि बंटवारा करवाया था यार, एक 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर, आर वी टू लिव ऑफ पेरिस फॉर एवर, तो ये थे जिन्होंने नाम भी दे दिया कि लो जाओ पाकिस्तान बनाओ, ठीक है, और डिवाइड कर दिया हमारे इंडिया को। नाउ और नेवर, आर वी टू लिव फॉर पेरिस फॉर एवर, ठीक है, नाम से वितरित अपने पैम्पलेट में किया था। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों के अंग्रेजी प्रथमाक्षर को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। देखो नाम भी इन लोगों ने इसने किससे बनाया था? ब्रिटिश भारत के 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों ने, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और कश्मीर, सिंधु और बलूचिस्तान, ठीक है। वाह। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। ये है मेन डेट, ठीक है, जब इसका पूरा वो हो गया। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। अब भाई जब सब लोग लगे रहेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बोला कि हाँ हमें भी पाकिस्तान चाहिए। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, हिंदू मुस्लिम का एकता का दूत कहा था, जबकि जिन्ना ने क्या बोला था भाषण में अपने लाहौर अधिवेशन के कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त तो वो आप कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ संख्या 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, ठीक है, जबकि जिन्ना क्या है, एक राजनीतिज्ञ है। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। सिकंदर हयात खान ने, ठीक है, और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। शहीद दिवस जो हमारा पड़ता है ना 23 मार्च को, उस टाइम इन लोगों ने क्या मनाया था? 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया इकबाल, चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने, ठीक है, कैम्ब्रिज में पढ़ता था। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। तो किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। पृथक राष्ट्र का विचार जो दिया था मोहम्मद इकबाल ने दिया था, ठीक है। ये इलाहाबाद अधिवेशन में जो 1930 का हुआ था इसमें इन्होंने दिया था। यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमान को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो यह मेरी यह इच्छा होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। यहाँ पे पता जो इकबाल का जो पाकिस्तान का था वो इंडिया से उस टाइप का पृथक नहीं था जैसे पाकिस्तान बना, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर तथा बाहर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुसलमान राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तर पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने रखा था। यहाँ पर राज्य था, देश नहीं था, ठीक है। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है फोर्थ, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ठीक है।
22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा है कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। वर्ष 1919 में पार्लियामेंट सिलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे, लोग इमोशन में बोल देते हैं ये चीज़ें। वर्ष 1919 में पार्लियामेंट सिलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता से कहा था कि हाँ, मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। इसके बाद मेजर आक्सबी गौर से पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच में भेदभाव को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं? इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा, हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि जब वह दिन आएगा इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों, मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। नेक्स्ट है 6, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक। तो ये किसने बोला था? ये इकबाल ने बोला था। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, ठीक है। पृष्ठ संख्या 352 पे, जो कि इमरजेंसी वाली आर्टिकल 352 है, ठीक है, संविधान का। उसी का सेम पेज, उसी टाइप का सेम पेज नंबर जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया का, उसमें बोला था इन्होंने, ठीक है, लिखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है 7, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नहीं बताना। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो सही बात है। वे सदैव डायरी रखते, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वे सदैव डायरी रखते, ठीक है। जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक एवं हली कुज्मा का काफ़ी हाथ था। मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन सहमत नहीं थे, उन्होंने इसमें कभी भाग नहीं लिया। नेक्स्ट है, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? पृथक देश की, तो लाहौर अधिवेशन में, 1930 के लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में पृथक राज्य की, पृथक देश की प्रथम बार मांग उठी थी, ठीक है। तो ठीक है, तो प्रथम बार क्या माना जाएगा? ये लाहौर नहीं माना जाएगा, प्रथम बार ये इलाहाबाद का अधिवेशन ही माना जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, आप कंफ्यूज मत होना। लाहौर अधिवेशन में औपचारिक रूप से मांग उठी थी, बाकी मेन इन लोगों का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें पहली बार मांग उठी थी। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो ये रहमत अली ने लिखा था, चौधरी रहमत अली ने। सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया, तो प्रस्ताव पारित 40 में हुआ था, ठीक है। और जबकि जो मेन पृथक राष्ट्र की पहली बार जो हुआ था वो 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में, ठीक है। जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल देशों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो मार्च 1940 में, 23 मार्च 1940, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो खली कुज्मा ने रखा था, ठीक है। प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव, पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया। इसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खली कुज्मा ने इसका अनुमोदन किया। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और हजी कुज्मा की विशेष भूमिका थी। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये सिकंदर हयात खां ने, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना ने दो राष्ट्र के सिद्धांत को, तो लाहौर अधिवेशन था 1940। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो लाहौर में। ए आंसर हो जाएगा। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो 23 मार्च 1943 को,
ठीक है। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित हुआ। उसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।